आज हम लोग जो आ, आज के लेक्चर का जो पूरा हिसाब किताब है, पहले अपना हिसाब किताब ठीक कर लूं। करना पड़ता है यार, ये रोज की कहानी है ना। इस कहानी में दम भी है। तो फिर मैं बात करता हूं। आज का जो लेक्चर का परिप्रेक्ष्य है वो है, कल चर्चे में था इसलिए मुद्दा बड़ा नहीं है। सिंपली सिंपली इस पर चलना है। आप सब देखो, अब संविधान को ना आप ऐसे सीखोगे, ऐसे, है ना। लग रहा होगा मजाक, लग रहा होगा ना। मजाक नहीं है यार, असल में ऐसा होता भाई, जो जान जाता है ना वो उसकी कठिनाई भी जान जाता है, उसकी सरलता भी। 1 मिनट लेते हैं तो वार्म अप होता, वार्म अप समझते हैं, जब बैट्समैन पिच में जाता है ना थोड़ा ऐसे ऐसे करते हुए, थोड़े वार्म अप एक आध बॉल खेल के देखता है कैसा है, तो फिर थोड़ा आता है हिसाब किताब में। तो लेक्चर में तुरंत स्पीड नहीं आती, थोड़ा सा भूमिका के साथ चलना पड़ता है। तो अब जो है, अभी तक जितना एक दो बातों को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप सोच सकते हैं उन सोच के साथ, अब तक जो सोचा गया उसके साथ कई चीजें आप स्वयं सोच सकते हैं। आज इसमें 3-4 स्टूडेंट्स नए जुड़े होंगे। मैं उनको याद दिला दूं कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं और हाँ, 3-4 नहीं जुड़े होंगे, 4 तो जुड़े ही होंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप इनिशिएटिव क्या हैं, अब हम उसे ले रहे हैं, लेकिन इसके पहले चीजें कैसे चिंतन में, दर्शन में, एक फिलोसफिकल वे में, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या तुलनात्मक कंपैरेटिवली वर्ल्ड के व्यू से कैसे चीजें एडजस्ट हुई, उन सभी की चर्चा हम करते रहे 16 मई से। और अब बात आती है कि पूरा संविधान कैसे जाने आप। देखिए बच्चा, संविधान एक नियम है, मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, और मैं विधि का भी छात्र रहा हूं। विधि का छात्र ही नहीं रहा, केवल ऐसे एक आध डिग्री नहीं लिया है उसमें, पीजी यूजी पीएचडी, तो एक लंबा इतिहास है उसका भी। तो मैंने नियमबद्ध तरीके से ये पाया कि हालांकि हायर एजुकेशन उतना मोटिव नहीं मानते, क्योंकि एक टॉपिक पे आप रिसर्च करते हो, केवल कॉन्स्टिट्यूशन पे आप एलएलएम कर लेते हो, कोई सीआरपीसी भी कर लेता है, जब एलएलबी करता है आदमी 29-30 विषय पढ़ता है ना, वो ज्यादा होता है। जैसे हाई स्कूल में हम लोग 13 पेपर दिए, ठीक। और जब वो आ गया इंटरमीडिएट आया तो हिंदी में 3 हो गए, गणित में 3 पेपर थे, तो बाकी फिर 12 पेपर हो गए। बीएससी में गए तो पेपर और घट गए, एमएससी में गए तो 5 ही पेपर में एमएससी होने लगी, यानी हाई स्कूल में 13 पेपर और एमएससी में 5 पेपर, तो ऐसे घट जाता है। हाई स्कूल में 6 विषय पढ़ रहे, इंटरमीडिएट 5 विषय पढ़ रहे, बीएससी में 3 विषय पढ़ रहे, एमएससी में 1 विषय पढ़ रहे और पीएचडी में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम तो समझते हैं कक्षा 7 वालों पे ज्यादा वजन होता है, 6 वालों पे, 8 वालों पे, बाद में तो पढ़ाई आसान हो जाती है। अभी जितना आपने संविधान का कंसेप्ट समझा ना, उस संविधान के कंसेप्चुअल के अंदर अब हम उसके नियम में चल रहे हैं। आज हम पूरा अभी फटाफट, जितना टाइम लगेगा आधा घंटा 45 मिनट, पहले हम नियम बता देते हैं और पूरा संविधान आप पहले मुट्ठी में कर लीजिए, अपने मुट्ठी में। फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया कि पूरा संविधान जब जानेंगे तब प्रस्तावना को जानना, और प्रस्तावना को जान करके, यानी कि इंट्रोडक्शन को जान करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जानना, एक दूसरे के ये पर्याय समझिए। जैसे कहते हैं ना, प्रश्न को देख कर क्या उत्तर लिखना है पता चलता है, और उत्तर को देख करके कौन से प्रश्न को संबोधित करता है ये भी पता चलता है। तो संविधान संबोधित करता है प्रस्तावना को, और प्रस्तावना पढ़ने से पता चलता है कि ये उसी का संविधान, ठीक है। तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं ये संबोधन है। यही कारण है, आपने देखा होगा कि संविधानविदों ने प्रस्तावना को सबसे आखिरी में जोड़ा था। संविधान और उसके
लिख लीजिएगा मुख्य बिंदु, एक हेडिंग बनाएंगे और मैं बताते समझाते रहूंगा, आप लिखते भी चले जाइए। संविधान और उसके मुख्य बिंदु। देखो बच्चा, संविधान और उसके मुख्य बिंदु में एक पन्ने में या 1.5 पन्ने में आपका ये पूरी चीज उतर जाएगी। फिर जब हम बात करेंगे संविधान में, तो 3 तरीके से बात करते चले, ये तो उतर जाएगा, भी उतरवा दे रहे हैं। 3 चीजें जो बात करेंगे उसमें पहला तो ये कि बहुत सारे तकनीकी शब्द आते हैं, जिसको ठीक से एलोबरेट कर दीजिए तो एग्जामिनर अंक देता है, जिसका विद्यार्थियों में बहुधा अभाव पाया जाता है। तो वो साथ ही बहुत सारे छुपे हुए मुकदमे होते हैं, जैसे केशवानंद भारती है, बेरुवाडी इंद्री बेरुवाडू का मामला है, या एसआर बम्बई का केस, ऐसे कुछ गिने चुने ही मामले जो होते हैं दिमाग में रहते हैं, जबकि बहुत सारे माइन्यूट मामले जहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई, इंपॉर्टेंट बात हो सकता है ले लेते हो, बट वो चीज छोड़ देते हैं। कंसेप्चुअल में एक आध 2-4 शब्द बढ़ते हैं, थोड़ी सी जहां इंफॉर्मेशन गुंजाइश है उन बात को ले लेते, उन बात को लेने से एग्जामिनर को एक मैसेज आप देते हैं, आप एक सघन अध्येता रहे हैं और बेहतर प्रस्तुत करने के लिए आप जाने जाते हैं। इसलिए जब इन सबको ले लेते हैं तो आपकी लेखन में जो जमावट आ जाती है। देखिए, दूध को भी फ्रीजर में डाल दीजिए, जम जाएगा, लेकिन उसमें कुछ मूंगफली डाल दीजिए, कुछ काजू बादाम डाल दीजिए, तो और सघन की संज्ञा में मतलब है दूध के अंदर ही। ऐसे छोटे छोटे बिंदु को जमेंगे दोनों परिस्थितियों, उत्तर दोनों परिस्थितियों में, बट ज्यादा अंक प्रदायी उत्तर कौन सा। तो हम बात करेंगे, देखिए मूल संविधान क्या था वो सब आप जानते हैं, रास्ते में बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 3 हम संविधान की चर्चा करें, है ना। 3 संविधान, आप कहेंगे कि 3 संविधान कहाँ से आ गया। एक संघ का संविधान, जब भी बच्चा पढ़ो, अब आते हैं हम नियम में आ गए, चिंता ना करें आप चिंता कतई ना करें, हम नियम में आ गए हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें कि हम संविधान को ऐसे बांट के पढ़ेंगे तो जरा देखिए उसका आनंद। आज से, अभी से, आज से और अभी से ये काम करें, सेक्शन बनाए संविधान का, जैसे आप वर्ग बनाते हैं, वर्ग हम बोलते हैं वर्ग बनाइए, क्लास। पहले वर्ग 1 बनाइए, वर्ग 1 फर्स्ट, इसको बोलेंगे क्लास फर्स्ट, ठीक। क्लास फर्स्ट में आपको 1 आर्टिकल टू 51 ए या क, इंग्लिश वाले ए भी समझ सकते हैं, हिंदी वाले 51 क तक एक क्लास में रखेंगे। और इस क्लास से पहले केजी क्लास होगी, केजी, ठीक है ना, केजी में रहता है ना फर्स्ट क्लास, और वो है इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन उस स्कूल का, इंट्रोडक्शन उस नियम का, स्कूल का मतलब होता है विचारधारा, इंट्रोडक्शन उस संदर्भ का जिसके अंदर आप प्रवेश करने जा रहे हैं। आप उस स्कूल को, उस विचारधारा को, या उस परिचय को, उस प्रस्तावना को, उस उद्देशिका को पहले समझें। उद्देशिका समझने का फायदा यह है कि जैसे आप सवाल लगाने से पहले उत्तर देखते हैं, उद्देशिका संविधान का उत्तर है, इसीलिए संविधान पहले लिखा गया, उत्तर आखिरी में आया, प्रस्तावना सबसे बाद में जोड़ा गया। और हमेशा उत्तर जो होती है ना, उत्तर, उत्तर आने का मतलब है सवाल लगाना बंद है। जब तक उत्तर नहीं आता सवाल लगाते रहते हैं, प्रस्तावना आते ही संविधान बंद। तो प्रस्तावना 1 से अनुच्छेद 395 आर्टिकल का उत्तर है। और कभी कभी देखे होंगे
कि प्रश्न लगा के हम लोग 7-8 जब पढ़ते थे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लगाया, जाके चेक करते थे हमारा और उसका उत्तर मिल रहा है कि नहीं। और कभी-कभी सवाल बड़ा दूभर होता था, तो पहले जाके उत्तर देख लेते थे। उत्तर देखकर एक माइंडसेट बनाते थे कि इस तरीके का उत्तर इस तरीके से करने से आएगा। तो प्रस्तावना एक उत्तर है, उत्तर देख के अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमेशा जो प्रस्तावना में है उसी तरीके की चीज खोजेंगे। और संविधान प्रस्तावना को संबोधित करता है और प्रस्तावना एक प्रश्न है कि इतना बड़ा उत्तर आपको लिखना है। तो प्रश्न उत्तर दोनों हो गए। पहले अगर करेंगे तो प्रस्तावना प्रश्न है, संविधान उत्तर है। बाद में अगर करेंगे तो प्रस्तावना उत्तर है उस प्रश्न को संबोधित करने का। तो प्रश्न अगर बाद में देखते हैं तब भी वो उत्तर की श्रेणी में आ जाए। उत्तर इतना होता है, प्रश्न इतने होते हैं, विश्लेषण लंबा होता है। 1 से लेके 51 क के बीच आपको एक अलग तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जब अलग तरीके से आप इसका अध्ययन करेंगे आपको यह आम बातें पता चल जाएंगी। एक बहुत बड़ा सेक्शन संविधान का पता कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं, जैसे प्रस्तावना संविधान का परिचय है, उद्देशिका है, जो सारी बातें लिखी, तो हम उसको उद्देशिका की शुरुआत कहते हैं। संविधान का उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका का प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना उद्देशिका है, तो उद्देशिका की शुरुआत कहाँ है? उस उद्देशिका की जो शुरुआत है वो है इस आर्टिकल 1 से लेके 51 के बीच। इसमें भी कई सेक्शन आप बना लेंगे। पहला बनाएंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यही लिखा है, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा आएंगे नागरिकता मिलेगा। तीसरा आएंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार मिलेगा। चौथा आएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व मिलेगा। और पांचवा आएंगे जो संशोधन के साथ जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में, वो आर्टिकल 51A है। तो उद्देशिका का मतलब संविधान का शुरुआत का जो इनिशिएटिव एस्पेक्ट है, अगर वो क्लियर नहीं तो आगे क्लियर नहीं होगा। भारत राज्यों का संघ अगर आर्टिकल 1 में है तो 52 में लिखा उसी संघ का एक राष्ट्रपति होगा। तो पहले संघ तो जान लो ठीक से। देखो कैसे कनेक्टिविटी बनता बच्चा। अगर आर्टिकल 1 लिखा है भारत राज्यों का संघ है, तो जब राष्ट्रपति में जाते हैं तो उसी 52 में लिखा है संघ का एक राष्ट्रपति हो। जब राष्ट्रपति की योग्यता में जाते हैं तो कहते हैं वो भारत का नागरिक हो। तो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में फिर राष्ट्रपति को देखना पड़ता है। 5 से 11 के हिसाब से नागरिक है कि नहीं है। नागरिकता कौन बताएगा? जो 5 से 11 है, ठीक है ना। अब भारत संघ कहां है, भारत संघ कहां है, राज्य कहां है, नागरिकता उसमें कहां है, फिर उस नागरिकों को अधिकार कहां है? कुछ व्यक्तियों को भी मिले हैं, नागरिकों कहां है अधिकार? फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिस राज्य में रहते हैं, एक आर्थिक लोकतंत्र, एक लोक कल्याण का उसमें समावेशन होता है, तो वो कहां है? क्योंकि आपको राइट दे दिया जाए घर में रहने का, किचन में कुछ मिले ही ना, कितने दिन रहेंगे उस घर में? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप ये समझिए कि जैसे माँ की रसोई होती, उसी में पकेगा तभी कमरे में, ड्राइंग रूम में मजा आएगा। ड्राइंग रूम में रहने का राइट तो मिल जाए, किचन में कुछ हो ही ना तो घर छोड़ देंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक प्रकार से किचन है किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट किचन में क्या पकाती, किसके लिए पकाती? जैसे माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, वैसे सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अपने नागरिकों के लिए, अपने निवासियों के लिए विकास बांटती, बिना भेदभाव के। सारी चीजें उसमें लिखी हुई है आर्टिकल 36 से 51 के बीच। ठीक है, अब उसके बाद आता है 51 क, जिसकी कमी थी 1976 में, इसको जोड़ करके पूरा किया गया कि किचन में खाना तो खाओ, अपना अधिकार लो,
लेकिन ध्यान रखना कि कप प्लेट नहीं तोड़ना है तुम, गिलास पानी पी के तोड़ना नहीं है, कुछ तुम्हारी ड्यूटी है। खाना खा के तुमको पढ़ना भी है, खाना खा के बिजली का बिल भी देना है, तो जमा करने जाना जैसे घर में काम। तो एक प्रकार से किचन प्रोसेस, क्या पकेगा, कौन खाएगा और क्या उसकी ड्यूटी होगी, जैसे हमारे घर में होता है। घर में रहने का अधिकार है, किचन से खाना खाने का अधिकार है, लेकिन कुछ कर्तव्य भी, कुछ कर्तव्य भी हमारे। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है। जैसे एक पिता के कई पुत्र हैं, तो पिता और पुत्र मिल करके भारत है, यानी कि परिवार है। कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किसका शादी ब्याह कहाँ होगा, कौन कैसे होगा, वो सब लिखा है आर्टिकल 104 के। किसकी सीमा कितनी होगी, क्या नामकरण होगा, कैसे नए राज्य बनेंगे, कैसे ये होगा, सब लिखा है। 5 से 11 में नागरिकता की चर्चा है, बहुत ही लिमिटेड चर्चा है। 5 से 11 आपको यहाँ मैं बता दूं कि संविधानविद अगर पूरे संविधान में सबसे कम काम अगर किसी में किए हैं तो सिर्फ नागरिकता। नागरिकता को लेकर उनका काम सबसे कम है, और सारा काम किस पे छोड़ा गया है अगर पूरे संविधान में सोचा जाए तो नागरिकता में आर्टिकल 11 के तहत संसद कानून बनाए समय और परिस्थिति के हिसाब से, और 1955 से लेकर अभी तक संसद कानून बना ही रही। 1955 जाके पढ़िए तो जो मूल संविधान में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लिखा हुआ है उसकी तुलना में उसको जाके पढ़िए 1955 को, इससे ज्यादा 1955 में। इसी तर्ज पर आप चले आइए, 86 में चले आइए, 92 में चले आइए, 3 में चले आइए, अभी तक चले आइए, 19 तक चले आइए, आपको संशोधन दर संशोधन नागरिकता के बारे में जैसी स्थितियां रही उस पर चर्चा होती रही। तो सबसे पहले बच्चा ऐसे करते चले, बोलते रहे और लिखते रहे। एक तरफ भाग लिख लो, एक तरफ विषय लिख लो, फटाफट ऐसे हम समझाते रहेंगे, आप लिखते भी चले जाओ, और जितना समझते जाओगे और जितना लिखते जाओ, कॉपी में भी कुछ हो जाएगा, कुछ दिमाग में कम हुआ, कॉपी से देख लेना। तो एक लिखो संविधान का भाग 1, पहला भाग में बटा है ना, 22 भाग थे ना, बाद में जोड़े गए, एक निर्सित भी किए गए हैं कुछ, तो रास्ते में बताऊंगा कौन हटा दिए गए, कौन जोड़ दिए गए, वो पता चल जाएगा। जरा लिखिएगा कि भाग 1 और एक तरफ विषय लिख लीजिए, यानी एक तरफ सब्जेक्ट और पूरा संविधान को करते हैं। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, ठीक है ना, संघ और राज्य क्षेत्र ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्टिकल 1 से 4 के बीच, बस इतना। अभी जब इसको पढ़ाएंगे तब एक्सपोज करेंगे, खोलेंगे। आज पूरे संविधान में आपको डाल दे, पहले हम तालाब में क्या कर रहे हैं, किनारे किनारे को घुमा देते हैं, आप फिर बताएंगे कैसे नहाना है। ठीक, मतलब नदी कह लीजिए, समुद्र कह लीजिए, संविधान तो एक समुद्र ही है। अभी हम बीच पे ले जा रहे हैं आपको, बाद में बताएंगे कितना दूर जाना है, कैसे जाना है, वो सब समझाएंगे रास्ते, बाद में क्रूज में भी लेके चलेंगे, अटलांटिक महासागर वगैरह। तो दूसरा लिख लीजिए नागरिकता, जिसकी चर्चा की, भाग 2 नागरिकता लिख लीजिए, आर्टिकल 5 से 11 लिख लीजिए। भाग 3 में आ जाइए, फंडामेंटल राइट में आ जाइए। अब जो नागरिकता के बाद आता है मूल अधिकार। आखिर नागरिकों को जो अधिकार मिला है, मूल का मतलब एक तो होते हैं अधिकार, प्राधिकार, एक होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार, अधिकार और प्राधिकार, ठीक है। सॉरी, नागरिकता में जो हमारा मूल भाव है, जो मूल है, जैसे हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, जीवन के अधिकार की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, कला कुछ भी, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, चाइल्ड लेबर को लेकर के, बालाश्रम को लेकर हम सारी बातें करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि मूल क्या होता, मूल वो है जो आप हर मानव का वसूल है। मूल क्या है, जो हर मानव का वसूल है। उसूल क्या है, स्वतंत्र रहना। उसूल क्या है, बोलने का रहना, बोलना। उसूल क्या है, मन चाहा धंधा करना। उसूल क्या है, जीवन को
शिक्षा को, चिकित्सा को, जहां चाहें, जैसा चाहें। क्यों? अवसर चाहिए, समता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, बलात् नहीं चाहिए। स्वतंत्रता चाहिए, परतंत्रता नहीं चाहिए। ये हर मानव का एक उसूल है। रंग हो, राजा हो, उसूल है। संविधानविदों को पता था कि इस उसूल पर सभी को एक जगह खड़ा करना। तो मूल जो हमारे स्नायु तंतुओं में है, जैसे रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है, दिखता नहीं है, रहता है। इसलिए हम लोग प्रशासन में कहते हैं कि अपने अधीनस्थ से ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम अपने अधिकारी से चाहते हो। अगर अधिकारी किसी को डांटता है तो उसको यह बताने की क्या जरूरत कि जब तुम अपने अधीनस्थ को डांटते हो तो उसको भी वैसे ही बुरा लगता है। ये सब मूल है। तो जो हमारे अंदर स्वतंत्र और स्वायत्त वसूल है, वही हमारे मूल। ये मिला मूल अधिकार। फिर हमने बोला एक अधिकार, मूल अधिकार हो गया। एक होता है अधिकार। जैसे लोग कहते हैं ना, किस अधिकार से तुम आए, तो बोलेगा मैं आपको भतीजा लगता है इसलिए। अब बताओ चाचा नहीं आ सकता क्या? तो कुछ होता है अधिकार। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपका अधिकार है, भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, बहन हैं, वगैरह वगैरह। और जहां पर मित्रता, रिश्ते, नातों में, यहाँ सब पे कई जगहों पर अधिकार चलता है। जैसे पिता का अधिकार अपने पुत्र पर होता है, क्या समझे? और पुत्र का अधिकार है कि अपने पिता की संपत्ति का इस्तेमाल करे, किचन का भोजन ले वहां से, उसका अधिकार है। और इसी अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी बताता है, मतलब न्यायालय भी बताता है। अब आता है प्राधिकार। प्र का मतलब होता है, यहां पर सीधा लगा लीजिए, प्रशासनिक अधिकार। आप एसडीएम हैं, आईएएस हैं, तो अब आपको कुछ नियम संगत जो अधिकार दिए गए उसका उपयोग करना। तो कुछ सामाजिक अधिकार है, कुछ प्रशासनिक अधिकार है और कुछ मूल अधिकार। तो जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में उसकी चर्चा है। ये भाग 3 में इतना अभी बताऊंगा। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जब खोलेंगे तब आपको पता चलेगा। भाग 4 में जब आएंगे तो हम नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात में आर्टिकल 36 से 51 के बीच चर्चा करेंगे। और ये आप समझिएगा कि मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, एक पेट है तो एक पीठ है। पेट और पीठ बिल्कुल दाएं बाएं हैं, तो एक आगे है एक पीछे। मूल अधिकार जो होता है और यूं होता है, राइट, बिल्कुल राइट। रीढ़ अगर झुक जाए तो मजा नहीं आता। और पेट आर्थिक लोकतंत्र, लोक कल्याण, जहां से भोजन, किचन बताया था। तो नीति निर्देशक तत्व पेट का काम करता है और मूल अधिकार रीढ़ का। कहते हैं ना कि रेंगने वाले जो होते हैं उनकी रीढ़ नहीं, जो चट्टान की तरह, आप अपने अधिकार को लेकर के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। और उसके बाद आता है 51 का। ये भाग 4 में जोड़ा गया 4 का है, कोई 5वां भाग नहीं है। और 1976 के 42वें संविधान संशोधन से अब यहां तक की जो पटकथा है वर्ग 1 में, इसकी चर्चा करने के बाद, फिर बात को गौर करिएगा चला, इसकी चर्चा करने के बाद आप देश के नागरिक के बारे में, सरकार के थोड़े क्रियाकलाप यानी नीति निर्देशक तत्व में किस तरीके से उनकी इंटेंसिटी है, एथेंटिसिटी है, का पता चलता है।
नागरिक कौन है, कौन नहीं है, कैसे होते हैं, क्या है, ये जानकारी मिलती है। और सबसे पहले भारत और उसके राज्य के बारे में परिचय मिलता है। तो कुल मिला जुला करके ये इतना जो मुद्दा है बहुत ही कंपैक्ट, क्रूशियल, और प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप जाते हैं इंडियन पॉलिटी के सपोज 15 क्वेश्चन होते हैं, आईएएस में 12-14 आ ही जाते हैं, पीसीएस में भी ठीक ही है, ऐसे ही बनते हैं, 2-4 आगे पीछे हो जाते हैं, तो 17-18 तो कम से कम 4 क्वेश्चन, 4 सेक्शन है, तो यहाँ पे चांस बने रहते हैं किसी न किसी के। नेक्स्ट में मुख्य परीक्षा में अगर बात करें तो चाहे जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 हो, चाहे 31 वगैरह की बात हो, चाहे मूल अधिकार की बात हो जो 14 से लेकर के 6 मूल अधिकार है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश वगैरह से जुड़ी जितनी भी याचिका है उससे जुड़ी बातें हों, सुनवाई जिस पर होती है, उपचार जब लेने जाते हैं आर्टिकल 32 में, तो जितने भी रीटें हैं, जैसे 5 रीट हैं उनकी, न्यायिक पुनर्विलोकन, आर्टिकल 32, 31 और मूल अधिकार, खासतौर से स्वतंत्रता का, जैसे अगड़ों पर आरक्षण दिया गया तो आपने क्या संशोधन किया, आपने अगर कोई सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन किया तो फंडामेंटल राइट की किसकी चर्चा हो रही है। ये तमाम का कोरिलेशन पूरे देश के विविध पक्षों में, यानी कि चूंकि भारत नागरिकों को खुश करने के लिए, तो लोकतंत्र का मतलब नागरिकों की खुशी, और नागरिकों का अधिकार है, व्यक्तियों का अधिकार है, मूल अधिकार। तो जितना भी चीज इस चैप्टर में या इस वर्ग में समझते हैं, आप ये समझ के चलिए कि मैं समझता हूं कि पूरा संविधान समझने का ये अवसर देता है। बाकी तो काम है राजू। अच्छा ये बताइए, आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होगा, संघ का राष्ट्रपति। 53 में लिखा है उसकी शक्तियां, वो शक्तियां 53 एक में अपना बांट टूट कैसे। फिर चले जाइए 62 तक चले जाइए, खत्म हो गया ना। अच्छा आप मुझे बताइए 52 से लेके 62 तक आप पढ़े, क्या लिखा है जरा बताइए, क्या लिखा है? सिर्फ नियम लिखा, कहीं चुनाव कैसे होंगे, कहीं राष्ट्रपति हटाया कैसे जाएगा, राष्ट्रपति हटेगा तो कौन बनेगा, फिर यही सब कहा। वो तो स्लोप है ऐसे, यहां चिंता मत करिए। अब आता है संघ का संविधान, ये हमने वर्ग 1 में रखा, जो एक सामान्य आप पूरे देश की धारणा, अवधारणा, विचारधारा, स्कूलिंग, संविधान की विधा व्यवस्था और चुनौतियां जो होती हैं वो यहां मिलती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या चुनौती है जरा बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। अरे भाई वो 50% प्लस हो गया, हो गई, कोई चुनौती इस तरह की नहीं। ठीक, अब आता है यहां पर नेक्स्ट में वर्ग 2 में, अगर आप वर्ग 2 में हैं, क्यों, और मैं इसको कार्यकारी दृष्टि से बताऊं, कार्यकारी तो जो संविधान में लिखा है बच्चा वही काम करते हैं लोग। अगर मैं 52 से लेके 62 की बात करूं, फिर 63 से उपराष्ट्रपति से बात करूंगा, क्यों, करते करते अगर हम 74 यहां पे बात करेंगे, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति काम करता है, और 78 तक आएंगे तो ये कार्यकारी पक्ष खत्म हो जाता है। तो देखो हम नाम क्या लेने जा रहे हैं, राष्ट्रपति कौन होता है? एक व्यक्ति, राष्ट्रपति एक व्यक्ति, उपराष्ट्रपति एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति, मंत्री एक व्यक्ति, सब मिला दें तो मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद संस्था बन जाती है। मंत्रिपरिषद क्या है? एक संस्था है, इसी को बोलते हैं कार्यकारी, कार्यपालिका।
तो हम कार्यपालिका तक गए। अब हमको क्या मिल गया रास्ते में? संघ के संविधान में पहला क्या मिला? कार्यपालिका। रास्ते में क्या मिलेगा? कार्यपालिका। और अगर हम नीचे उतरें, जैसे 75 में आए प्रधानमंत्री के बारे में, कही 76 में आई अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या है? एक व्यक्ति ही तो है। फिर 77 में, 78 में, उसके बाद 79 में आते हैं, एक संसद मिलती है। संसद क्या है? एक संस्था है। यही है विधायिका। हमको यहां मिली कार्यपालिका, उसके बाद हमको मिल गई विधायिका। ऐसे जाते रहेंगे तो आर्टिकल 124 जब आएगा तो न्यायपालिका भी मिल जाएगी। तो 74, 79 और 124, 74 मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका। कहते हैं ना मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति काम करे। तो मंत्रिपरिषद तो कार्यपालिका है ना। और फिर 79 में संसद, निचवा आएंगे 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। फिर बाद में इसका एलोबरेट होगा। फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मिलेंगे। उपराष्ट्रपति बता चुका हूं, बाद में पदेन होता है सभापति राज्यसभा का। तो जितना काम बताएंगे वो सब काम ही तो बताएंगे। हम नहीं बता रहे यार, संविधान में लिखा, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे। अपनी तरफ से इसके पहले अब तक हम करते रहे 16/22। कुछ संविधान का सपोर्ट लिया, कुछ ज्ञान का सपोर्ट लिया, कुछ विचार का सपोर्ट लिया, कुछ अपने अनुभव का सपोर्ट लिया, यहाँ वहां एन केन प्रकीर्णन आपको तैयार करने का प्रयास किया। यहाँ पर हम सिर्फ नियम बताएंगे और नियम पढ़ना आसान होता है। जिससे हेलमेट लगा पहन के चलिए, चालान नहीं कटेगा, तो बस हो गया। अब आप हेलमेट पहने हैं फिर भी हेलमेट नहीं पहनने वाले का की तरफ चालान कट गया, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक, तो मिल जाएगा न्यायपालिका तक। और फिर जब आप जाएंगे जहां न्यायपालिका खत्म करेंगे 147 में, वहीं 148 में सीएजी आ जाएगा। ठीक हो गया। सीएजी क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वहां भी एक पद हो गया। तो राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री पद, कार्यपालिका संस्था, जिसका नेतृत्व पीएम करते हैं। ठीक, ठीक है ना। संसद एक संस्था है और स्पीकर क्या है? एक पद है। राज्यसभा क्या है? एक संस्था है। उसी संसद का एक दूसरी संस्था है। समझ लीजिए एक विश्वविद्यालय की 2 डिपार्टमेंट, और उसमें डिप्टी स्पीकर क्या है? एक पद है। इसी तरीके के वर्णनात्मक, अब उसमें कोई काम दिया गया होगा उनको, जैसे हमको हमारा काम पूछेंगे तो हम लिखेंगे, तो एक आध पन्ना तो लिख देंगे ना, ये मैं करता हूं दिन भर में। जैसे आपका भी कोई काम होगा, अब काम कैसे होगा वो सब संविधान में लिखा। तो संघ का संविधान कहां से शुरू हुआ बच्चा? आर्टिकल 52 से। तो ये भाग कौन सा हो जाएगा? 5 चैप्टर कई हो जाएंगे। तो मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूं, अभी तो प्रवेश करा रहे हैं ना, जब इसमें से बाहर निकालेंगे, अभी तो हम आपको ड्राइंग रूम में ले जा रहे हैं, सब बता रहे हैं, घर ऐसा है, वैसा है, छत ऐसी टंकी लगी है, वो बाद में सब दिखाएंगे आप। फिर 52 से 151 जो सीएजी 148 आर्टिकल हमने कहा ना, आपको बताया ना, वो 148 जो आर्टिकल है, वो जो 148 का आर्टिकल है, उसमें नियुक्ति से लेकर 151 में वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। वहीं से संघ का संविधान खत्म हो गया। अब आपको मैं बताऊं क्या, राष्ट्रपति की नियुक्ति से लेकर भारत राज्यों का संघ होगा, एक 52 आर्टिकल यानी एक राष्ट्रपति होगा, से लेकर के सीएजी की रिपोर्ट 151 तक के बीच में संघ का संविधान है, और इसके कई चैप्टर्स। ठीक है। और इस चैप्टर में क्या है, उसको चैप्टराइज कर, एक बार आप चैप्टर छोड़ दीजिए उन्होंने क्या लिखा है, एक बार आप राष्ट्रपति पढ़िए, फिर चैप्टर 2 बनाइए, अपन ऐसा बना लीजिए ना, पढ़ने के लिए अपने ढंग का करिए। भाग तो 5 ही, भाग 5 तो चला गया पूरा, कहां तक? 151 आर्टिकल। भाग 5 100 आर्टिकल का संग्रह है।
51 का जब 4 का कहा, 51 का एक आर्टिकल का, जब हमने 4 भाग कहा तो 36 से 51 का, जब हमने 3 कहा तो 12 से 35 का, जब भाग 2 कहा तो 5 से 11 का, और जब भाग 1 कहा तो 1 से 4 का। यही है, जैसा है वैसे करूंगा ना बेटा। अब यह है 100 का, अब इसमें चैप्टर होंगे, बट आप चैप्टराइज करो अपने अध्ययन। क्या पहले लिख दो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में जान लो, फिर चैप्टर 2 बनाओ उपराष्ट्रपति, उसको जान लो, फिर प्रधानमंत्री का बनाओ, फिर मंत्रिपरिषद का बनाओ, अटॉर्नी जनरल का बनाओ, काम खत्म, खेल खत्म। तो आपने क्या किया, 78 आर्टिकल तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, आपने 5 भाग बना, 5 चैप्टर बना दिए। अब आया 79 संसद को लेकर। संसद एक संस्था, यहां पर मंत्रिपरिषद कहेंगे तो संस्था हो जाएगी, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका हम पहले पढ़ते हैं, बोलते बाद में, लेकिन असल बात यह है कि विधायिका की विधि के बाद ही कार्यपालिका का काम शुरू होता है। विधायिका आती है 79, संसद एक सदन है जिसमें आर्टिकल 80, 81 राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा राज्यों का सदन और लोकसभा जनप्रतिनिधियों का, जिसको हम लोग वोट देते। वहां से चलेंगे फिर राष्ट्रपति, जैसे बोला मैंने, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा में होते हैं, फिर हम वहां पे उपसभापति की बात राज्यसभा में करेंगे। उपसभापति उपराष्ट्रपति के तौर पर मिल चुका होता है, ये तमाम चीज करेंगे। और ये करते कराते हम लोग कहां पहुंच गए, आर्टिकल 123। और यहां एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच में, यानी कि अगर मंत्री का संदेशा राष्ट्रपति को पास पहुंचाना है तो प्रधानमंत्री, और अगर हम सदन की बात करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा के साथ एक तीसरा विधायिका का अंग होता तो राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखे होंगे कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और सदन तब सत्र में नहीं होता, और उस आदेश का वैसे ही प्रयोग होता है जैसे कि माना पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया हो, और उसकी मान्यता, या अगला सत्र आ गया तो आपको मान्यता लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भू अधिग्रहण अध्यादेश 2015 से लेकर कितनी करवट बदला, लेकिन कभी कानून नहीं बन पाया, लास्ट में सरकार ने उसका पीछा छोड़ दिया। बजट सत्र जैसे शीत सत्र में ले आए थे और बजट सत्र सामने था, नहीं पास हुआ, फिर जारी किए, फिर मानसून सत्र आया, नहीं पारित हुआ, फिर जारी किए, फिर शीत सत्र आया, नहीं जारी हुआ, फिर कोशिश किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश ही छोड़ दी। क्योंकि भूमि अधिग्रहण, आपको ध्यान होगा मोदी साहब 2015 में जब से वो भू अधिग्रहण अध्यादेश को, जो 17 स्टेट्स के लोग दिल्ली में इसी के खिलाफ आंदोलन करते थे, तो बहुत सारी उस समय दिक्कतें थी। उस समय आपने ध्यान हो, अवार्ड वापसी और तमाम तरीके की चीजें थी। खैर वो मसौदा अलग था, इंटॉलरेंस और क्या क्या लेकर, लेकिन किसानों को लेकर, भू अधिग्रहण को लेकर सरकारें भले ही शक्तिशाली हो जाए, मजबूत हो जाए, लेकिन जहां पर बहुमत चाहिए राज्यसभा वगैरह, वहां पता चलता है कि नहीं, सरकारें भले ही कितनी मजबूत हो, अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं तो कई काम नहीं कर पाती। जैसे कि इस सरकार में देखा गया है कि ज्यादा बहुमत के बावजूद भी राज्यसभा में नहीं रही है सीट। तो यहाँ पर संसद के 3 अंग हो गए बच्चा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यकारी में भी है, राष्ट्रपति विधायी में भी है। वैसे तो राष्ट्रपति न्यायिक में भी है। सुप्रीम संविधान का संरक्षक कौन, सर्वोच्च, और सर्वोच्च न्यायालय के नाम, राष्ट्रपति के नाम पे तो पूरी दुनिया में हम काम ही करते हैं। नाम मात्र की सत्ता राष्ट्रपति, और सारे काम किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम। और वास्तविक सत्ता होता है कार्यपालिका, और कार्यपालिका कहां से निकलती है, विधायिका से, या यूं कहें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। और लोकसभा किसकी है, जनता के प्रतिनिधि है, और शासन किसका हुआ, फिर जनता का। तो इब्राहिम लिंकन ने वही जो बोला ना कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन।
तो यहां पर अब नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, संघ का संविधान भाग 5 आर्टिकल 52 से 151, ठीक है, 52 से 151, ओके। इसमें लिख लीजिए, 1 2 3 लिख लीजिए, इसी में ABCD लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिएगा कि 52 से 78, आर्टिकल 52 से 78 एक सेक्शन में रखेंगे, जिसमें मैंने बताया राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये पढ़ेंगे आप। उपराष्ट्रपति, पूरी कार्यपालिका बोल देंगे ना तो सब आ जाते हैं उसमें, मंत्रिपरिषद वगैरह सब उसी में आ जाती। कार्यपालिका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लिख दें तो काम खत्म हो जाता है, ठीक। तो उसके बाद दूसरे में लिख लीजिए संसद। संसद को बच्चा हम लेके चलेंगे 79 से लेकर के 122 तक। संसद लिख लीजिए 79 से 122। अब एक आर्टिकल बचता है 123। 123 जो है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, वो संसद की शक्ति नहीं है, इसलिए संसद से अलग रहेगी, है ना। है एक आर्टिकल, जैसे मैंने बोला कि राष्ट्रपति जब सत्र में नहीं होता है सदन, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक। तो यह राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति नहीं है, विधायी शक्ति, क्योंकि वो अध्यादेश उसी तरह काम करता है जैसे माना लोकसभा राज्यसभा ने कहा उस कानून, ठीक। तो 123 में लिख लीजिए विधायी शक्ति। कभी भी संसद को 79 से 123 तक मत भूलिएगा। संसद 79 से 123 तक नहीं है, संसद है 122 तक, और जो अध्यादेश है वो 123 में जारी किया गया, 123 में जारी किया जाता है। तो ये होता है राष्ट्रपति का विधायी शक्ति। नेक्स्ट लिख लीजिएगा संघ की न्यायपालिका, ठीक। न्यायपालिका जब हम बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात यहां मैं कर रहा हूं, संघ की इसीलिए मैं बोल रहा हूं। संघ की न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका उच्चतम उच्च न्यायालय है, तो उसकी चर्चा कहीं और कर दी गई। वैसे हम लिखा तो दे रहे हैं अलग अलग, बट पढ़ाएंगे जोड़ करके, तो संविधान को हम घटा देंगे और कम कर देंगे, जो फैला हुआ है विशालता उसकी पढ़ाने में थोड़ा घटा देंगे। आर्टिकल 124 से लेकर के लिख दीजिए 147, और लास्ट में लिख दीजिए सीएजी, ठीक है। सीएजी बच्चा एक स्वतंत्र निकाय होता है ना। ये कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका से स्वतंत्र एक निकाय है। तो लिख लीजिए 148 से 51। अब यहां पर ये सब संघ की यूनिटी थी, संघ के संदर्भ थे, संविधान खत्म। तो भाग 5 में 100 आर्टिकल। अब जरा कल्पना करिए कि आप 150 आर्टिकल तो पढ़ लिए भाई, 395 आर्टिकल में 150 आर्टिकल तो खत्म हो गया ना यार। अब इसके भीतर की कहानी है तो पता नहीं, मैं तुमको फिर समझा रहा हूं कि इसमें आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ोगे ना तो इसको स्वयं से भी कई चीजें समझ जाओगे, क्योंकि इसमें हम कई चीज कहाँ कहाँ समझाएंगे तो रास्ते में हम बताएंगे, और जहां हम समझाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये बिना समझाए नहीं समझ में आता। बाकी चीज तो आप रट भी सकते हैं, कई लोगों को संविधान पता होगा, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं पता तो है लेकिन इतना पता नहीं। भाग 6 जो गलतियां करते हैं लोग, 14 में लिखा 15, यही रटते रहते हैं। भाग 6, ठीक। भाग 6 में चलिएगा तो राज्य का संविधान भी लिखा, तो एक हेडिंग बनाइए, जैसे हमने संघ लिखा वैसे संघ का संविधान, ऐसा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बट भाग 6 आप अलग कर लीजिए, राज्य का संविधान। आर्टिकल 152 आएगा। आर्टिकल 152 में बड़ी साधारण है, जब कोई एक सिंपल, जैसे क्या है राज्य, जैसे आर्टिकल 12 है ना, राज्य की परिभाषा दी गई, यहां भी एक साधारण मीनिंग है उसका। तो आर्टिकल 52 अलग है। आर्टिकल 52 एक साधारण बिंदु है कह लीजिए, जिसकी चर्चा करेंगे। 153 की बात अगर करें और 167 तक, 153 से अगर 67 तक बात करें तो राज्यपाल से लेकर कार्यपालिका, राज्यपाल और कार्यपालिका की चर्चा होगी। एक जैसे 52 में लिखा है एक राष्ट्रपति होगा ना, वैसे 153 में लिखा है कि एक राज्यपाल होगा।
और हम राज्यपाल को राष्ट्रपति के साथ जोड़ देंगे तो यहां भी संविधान में कम हो जाएगा, यानी कि आपको कोरिलेशन अभी इसलिए लिखा रहे हैं कि जैसे ही हम 52 की बात करें, लिखाएं कि राष्ट्रपति के बारे में लिखो, फिर फट समय लिखे कुछ राज्यपाल के बारे में भी लिखो, तो आपको 153 में उतार ले जाएंगे। अब चूंकि वहां कोई उपराष्ट्रपति की तरह ऐसा पैरेलल सिस्टम नहीं है, तो राज्यपाल की चर्चा होगी, फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद वहां की कार्यपालिका हो गई, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद थे। तो 167 तक वहां तक राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल और कार्यपालिका आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब जैसे यहां पर हुआ था वैसे वहां विधानमंडल की बात हो जाएगी आगे। जब विधानमंडल की बात होगी जरा लिख लीजिए, राज्य विधानमंडल 168 से शुरू होता है और कहां तक जाएगा मालूम है? राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा ना, वो राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है ना 213 में 100 आर्टिकल का पूरा डिफरेंस है। 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है और 213 में राज्यपाल की विधायी शक्ति। तो बहुत ही क्लियर कंसेप्ट हो गया। जैसे संसद 79 से 122 था, वैसे ही 168 से ले लीजिए और 222 तक, 212 तक, सॉरी 212 तक, 212 तक क्या हो जाएगा? ये विधानमंडल। विधानमंडल जब हम शब्द बोलते हैं बच्चा, तो विधानसभा नहीं बोलते। जैसे संसद बोलते हैं तो मैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भी बोल रहा हूं उसके अंदर जो अंग है। उसी तरह से विधानमंडल बोल रहा हूं तो मैं विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर भी बोल रहा हूं। तो विधानसभा और विधान परिषद एक काउंसिल है और एक असेंबली है। एक एमएलए होते हैं, एक एमएलसी होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं है विधान परिषद। तो विधान परिषद क्यों नहीं है उसका रीजन बताएंगे, विधान परिषद क्यों होता है उसका भी रीजन बताएंगे, और योग्यता के बावजूद भी कई जगह नहीं है उसका भी रीजन बताएंगे। तो कहां कहां विधान परिषदें हैं? विधानसभा तो हैं बट विधान परिषदें नहीं हर जगह। तो इसको हम लोग बोलते हैं संविधान की भाषा में विधानमंडल। विधानमंडल के भीतर में विधानसभा और विधान परिषदें होती, ठीक है। और ये 212 तक चलेंगे। 212 तक आप एक अलग कैटेगरी कर लीजिए, लिख लीजिए विधान, राज्य की विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल आर्टिकल 168 से 212 के बीच। फिर लिख लीजिए राज्यपाल की विधायी शक्ति, ठीक वैसे जैसे 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति थी। ये अलग है, ये विधानमंडल से बाहर की चीज है। विधान जैसे कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति संसद से बाहर की चीज थी, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अब जैसे आपने 213 खत्म करेंगे, जैसे 123 के बाद संघ का न्यायालय आया था ना, जो सर्वोच्च न्यायालय, वैसे आएगा उच्च न्यायालय। तो लिख लीजिए राज्यों के उच्च न्यायालय कहां तक जाएंगे? बहुत ही सेम आर्टिकल्स हैं। इसको हम आपको बताएंगे 237 तक, आर्टिकल 214 से 237 तक। लेकिन इसमें हम कैटेगरी करेंगे, 214 से 31 की बात करेंगे और फिर अधीनस्थ न्यायालय को 235 से 237 की बात करेंगे। अब आप कहेंगे सर 231 और 33 तो 32 कहाँ गया 200, उसकी चर्चा भी करेंगे। यही मोड़ है ना। ऐसे तो 213 से बोल दिया, 214 से बोल दिया 237 तक, 32 कहाँ है 200? और अधीनस्थ न्यायालय कहाँ? आपको पता होना चाहिए ये जो जिला शब्द है ना, जिला, डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई संविधान में पूछे कि संविधान में जिला शब्द का प्रयोग कहाँ, संघ का प्रयोग है, राज्य का प्रयोग है, स्थानीय शासन का प्रयोग है, लेकिन जिला का कहाँ प्रयोग है? तो जिला का प्रयोग स्थानीय न्यायालय के भीतर है, ठीक है ना। जिला शब्द का प्रयोग स्थानीय न्यायालय के भीतर है और कहीं मिलता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। अब ये चीज हो गया 237 तक। अब आप जरा कल्पना करिए कि आपने क्या ऐसा आसमान उठा लिया सर, कुछ नहीं किया अभी तक आप। 237 आर्टिकल पूरा, और जो आपको पढ़ना है संसद में वैसे ही पढ़ना है विधानमंडल। जो पढ़ना है आपको राज्यपाल में, राष्ट्रपति में,
उससे कुछ मामलों में डिफरेंट करके पढ़ना है वैसे राज्यपाल के मामले में। जैसे आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ना है, कई मामलों में डिफरेंसेस के साथ जहां पर उच्च न्यायालय के बारे में। तो ये तो चला ऐसा होता है जैसे राम जी बाण चलाए, उसमें 10-15 बाण निकल गए किसी बाण में से। इस संविधान के अंदर एक पढ़िए, दूसरा अपने आप उसमें टैकल हो रहा है। 237, 395 में से 237 घटा दीजिए तो आधा संविधान घट गया। आप संघ का, राज्य का संविधान जान गए, और वर्ग 1 की जो बात मैंने कहा कि संविधान का पूरा परिचय आपको 51 तक मिल जाता है। बाकी तो सब चला नियम है यार। सुप्रीम कोर्ट अच्छा बताइए कि या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते, आप क्या कर लेंगे? आप यही बताइए कि 123 में जारी करते हैं, और एक अध्यादेश की ये प्रकृति होती है और उसकी ये विशेषताएं होती, खत्म हो गई। अपनी तरफ से हम क्या बताएं उसमें? अध्यादेश का उपयोग बताएं, दुरुपयोग बताएं, किन परिस्थितियों में लागू किया गया, कहाँ कहाँ क्या स्थिति रही। तो एक अनुभवी शिक्षक के नाते उस मोड़ पे ले चलेंगे। बाकी तो नियम से परे हम भी नहीं है। ठीक है, अब आएगा भाग 7। आधा संविधान 6 भाग में खत्म हो गया। भाग 7 लिख लीजिए। भाग 7 अब नहीं गिना जाता है, निकाल दिया गया है। भाग 7 ही खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया? 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, तब खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये बस इतनी जानकारी है। 8वां लिख लीजिए, डिटेल बता देंगे क्या क्या था पहले 7वें में। क ख ग घ राज्य थे, फिर बाद में 2 ग्रुप बनाए गए, राज्य बनाए गए, केंद्र शासित बनाए गए, 14 राज्य हुए, फिर 5 केंद्र शासित हुए। सब कहानियां हैं। फजल अली कमेटी के कहने पर जो 7वां संविधान हुआ था ना 1956 का, राज्य पुनर्गठन अधिनियम सुने होंगे, तो ये सब पे जिक्र होगा, तो ये सब चीज आएगा। जिक्र कर दिया, फिर भी कहते हैं जिक्र होगा, है ना? ठीक, तो चलिए, आपको टाइटल्ड स्कोप अगर आपको मिलता जाए ना, तो संविधान आज ही आपका तैयार पड़ा और मिल रहा है रास्ते। लिख लीजिए। अब लिखिए, एक और बचता है। अभी मैंने बोला कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज। तो 8वां भाग पहला क्या हो गया? हमने क्या बोला था? 3 संविधान। पहला संघ, दूसरा राज्य, तीसरा संघ राज्य क्षेत्र। अब ऐसे तो और संविधान बनाते हैं, लोकल का बनाते, केंद्र संबंध का बनाते रह सकते हैं, बट केंद्र राज्य में 2 संविधानों का संग्रह हो गया। तो 8वां भाग में आएगा संघ राज्य क्षेत्र। इसके लिए लिख लीजिए आर्टिकल 239 से 242। ठीक है, ठीक है ना? 37 आर्टिकल तक हमने अधीनस्थ न्यायालय बताया। 38 की यहाँ चर्चा नहीं किया ना? हाँ, 39 की किया। तो खेल है, कुछ खेलेंगे आगे जब आएगा बारी। आगे लिखिए भाग 9, पंचायत। देखिए, भाग 9 में पंचायत की चर्चा है ना? और आर्टिकल 40 में भी चर्चा है। मैंने क्या बोला था कि यहां से परिचय लीजिए, आगवा रास्ते में मिलेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आर्टिकल 1 में लिखा भारत राज्यों का संघ, तो उसी संघ में राष्ट्रपति हो गया, हुआ ना? तो संघ वहां भी है। संघ की कार्यपालिका वहां भी है, संघ की विधायिका वहां भी है। अब भारत राज्यों का संघ है, तो आगे आपको क्या मिला? राज्य में राज्यपाल, राज्य में विधानमंडल, राज्यों में उच्च न्यायालय, संघ का न्यायालय। जैसे यहां संघ हमारा पहले आर्टिकल वाला ही सब एलोबरेट हो रहा है। भारत राज्यों का संघ है, तो भारत में क्या है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, कार्यपालिका है, विधानमंडल है, न्यायपालिका है, सीएजी है, अटॉर्नी जनरल है 76। वहां क्या है? भारत राज्य। तो राज्य में क्या है? राज्य में राज्यपाल है, वहां की विधानमंडल है। यहां संसद है, वहां की विधानमंडल है।
फिर आगे वहां भी राज्य में उच्च न्यायालय है। पहली अनुसूची में जाके देखो चेला, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, आप जरा कल्पना करिए, तीसरा संविधान, एक संविधान में 100 आर्टिकल, दूसरा 152 से लेकर चले जाओ 237 तक, कम हुए थोड़े से, और संघ राज्य क्षेत्र में 239, 40, 41, 42, चार आर्टिकल का एक और। तो जिसकी जैसी स्थिति है वैसे तो रहेगा खेल। और जाके देखिए वहां दिल्ली को, पुदुचेरी को, वहां भी विधानसभा है और दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। अब दिल्ली में उच्च न्यायालय संघ शासित हुआ ना, पुदुचेरी में विधानसभा, लेकिन अंडमान निकोबार में तो नहीं है। तो बताएंगे ये सब, इनका संविधान अलग से बताएं, ठीक है। पंचायत आया, अब आर्टिकल 40 आप देखें ना, नीति निर्देशक तत्व, जो मैंने कहा कि इसको पढ़ने से आपको संविधान में चर्चा मिलती रहेगी, मिल गया पंचायत। पहले आर्टिकल से पूरा भारत मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, उसका संघ क्षेत्र। पंचायत से क्या मिला? 9 भाग में, जो आर्टिकल 40 में गांधी दर्शन, गांधी का ग्राम स्वराज, जो 1922 का विचार था। गांधी जी गांव के प्रति बड़े सहृदय थे, बड़ी चिंता थी उनको। तो संविधान विदों ने उनके इस चिंतन को, इस चिंता को अपना चिंतन का रूप दे करके परिष्कृत कर दिया नीति निर्देशक तत्व, और बाद में भाग 9 में रख के एलोबरेट हो गया आर्टिकल 242 संघ शासित, जस्ट नीचे पंचायत 243, और 243 में ही सिमट के रह गया। कखा गधा अंगा चचा जजहिया टठा डढा आड़ा, ऐसे चलता रहा। और बाद में लिख लीजिए आर्टिकल 9 का नगर पालिका, एक लिखिए आर्टिकल 9 का नगर पालिका, पंचायत हो गया नगर के लिए। बाद में आपने नौखा जोड़ दिया, अभी जोड़ा है 2011 में, क्या लिख लीजिए? सहकारी समितियां। इसका अनुच्छेद हम अभी नहीं लिखा रहे हैं, 243 में सब आते हैं, इसके सब डिवीजन हैं। क्या समझे? क ख ग घ ए बी सी डी ऐसे करके डिवीजन। उस समय हम आपको क ख ग घ से लेकर ये और अंग्रेजी दोनों में बता देंगे, अभी गड़बड़ा जाएंगे आप। दोनों में बता देंगे कहां से कितना है। वैसे तो मैं लिखा सकता हूं, चाहे तो लिख लीजिए। पंचायत में आर्टिकल 243 क से लेकर ण तक, क ख ग घ अंगा च छ ज ऐसे करके ण तक, च छ ज ज इया ट ठ ड ढ ण तथा तधना प फ प भ म या र ल व श स छ। लिख लीजिए नगर पालिका में अब अड़ा के बाद ता आता है, तो 243 त से लिख लीजिएगा 243 या छ। अंग्रेजी वालों को मैं उस समय बता दूंगा, अभी हिंदी वाले समझ। या छ, या का मतलब देखो, त थ द ध न प फ ब भ म य, या के बाद वापस कर जाओ, क्या य क य ख य ग य घ ऐसे करके य छ। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे कर लिया अणा तक। उसके बाद उसी में ए में फिर से कन्वर्जन हो गया, जैसे उसी तरीके से चेंज होता चला गया। इसको थोड़ा याद रखेंगे तो आ जाएगा। अब सहकारी समितियों में लिख लीजिए, जब ये छ के बाद क्या आता है, य च छ ज, तो सहकारी जब समितियां जोड़ी गई तो य ज से लेकर के य न तक कर दिया गया, यानी ज झ इया, य च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ण त थ द ध न तक कर दिया गया। ये 3 आर्टिकल, ये 3 भाग आप इसको 9 9 का 9 ख के रूप में देख सकते हैं।
अब आता है 10वां भाग। 10वां भाग में एक आर्टिकल है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। क्या समझे? अनुसूचित, शेड्यूल्ड एंड ट्राइब एरियाज। शेड्यूल्ड का मतलब यहां देखिए, शेड्यूल्ड किया जाता है, जैसे हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं ना, तो जो लोग आर्टिकल 341 में शेड्यूल्ड किए गए वो शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, और जो 342 में किए गए वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो गए। तो शेड्यूल्ड करना, जैसे ओबीसी की सूची में अगर कोई आ गया तो ओबीसी हो जाएगा ना भाई। अन्य पिछड़े वर्ग में जो आए वही तो अन्य पिछड़े वर्ग हुए, जो नहीं है उसमें वो नहीं है ना। तो लोग कहते हैं अनुसूचित जाति। अनुसूचित का मतलब होता है शेड्यूल्ड। तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र कहाँ चर्चा मिलेगी? 240। सिंपली एक आर्टिकल 244 में, सॉरी 244 में, क्योंकि 243 तो पंचायत है, 244 में। फिर आप आइए भाग 11। भाग 11 में आइए, अब आएंगे संबंधों की बात करें। इतना देखो, अब कमाल की बात थोड़ा यहां पर आ जाओ, बोर्ड पे। बोर्ड पे आए, हम इसको मिटाए, ठीक है। इसको मिटाने के बाद हम चलेंगे अब संबंध में। हमने अब तक बच्चा बताया संघ के बारे में, बहुत ही क्लियर कट है, उसमें कुछ ज्यादा बुद्धि न मत लगा, और कहीं बुद्धि ज्यादा खर्च हम है ना। फिर आया राज्य के बारे में, यहां पर भी वही स्थिति। फिर हमने कुछ छोटे बिंदु दिए, जैसे संघ शासित दिए, स्थानीय यानी पंचायत दिया, नगर पालिका दिया, सहकारी समितियां दी। उसके बाद अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दे दिया, 244 खत्म कर। संघ का संविधान बेटा खत्म हुआ 151 पे, और राज्य का खत्म हो गया 237 पे। और बाकी एक स्थानीय से लेके संघ शासित और स्थानीय सहित जो एक मिसलिनियस ग्राउंड हमने तैयार किया, उसको खत्म किया 244। तो दिमाग में हमेशा क्या रखोगे, मैं बता रहा हूं। पहला दिमाग में रखोगे आर्टिकल 1 से 51 का तक हमको पढ़ना है, 4 भाग, 4 का तक। फिर दिमाग में रखना है कि हमको एक भाग पढ़ना है, भाग है 5वां, 100 आर्टिकल का है। फिर दिमाग में रखोगा हमको बाद में पढ़ना है भाग 6 राज्य के बारे में, जिसमें सारी कहानी हो। फिर तुमको दिमाग में ये रखना है कि हमको पढ़ना है भाग 10 तक। 7 देखे होगे, निर्सित हो गए, हटा दो। 8, 9, 10। 8 में आपने जान लिया संघ शासित, 9 में आप जान लिया पंचायत, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां। 9 का 9 ख। आर्टिकल थोड़ा सा इसमें दिमाग थोड़ा कंसंट्रेट करके समझ लेंगे तो आ जाएगा, हम समझाएंगे जब एलोबरेट करें। और नेक्स्ट आ गया अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में। अब अनुसूचित एवं जनजाति अगर क्षेत्र के बारे में हम बात कर लें, है ना, ठीक है, तो 244 खत्म हो गए। तो देखिए बड़ा आसान है, 237 तक आपने पढ़ा, 38 को हटा दीजिए, 39 से 44, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 6 आर्टिकल पढ़ने हैं। और भाग क्या है? अब भाग भी इसमें जरा देखें कि आपको भाग 7वां हटा दीजिए, 8, 9, 10 भाग पढ़ने हैं। 3 भाग 6 आर्टिकल खत्म। अब उसके बाद 244 खत्म, तो 245 से आप जानते हैं 300 तक, 245 से 300 तक जाएंगे तो आप तरह तरह के संबंध पाएंगे, विधायी, कार्यकारी, वित्तीय, ऐसे संबंध पाएंगे। 300 में 300 का जब जोड़ेंगे हम, अभी हम थोड़ा सा फट से बता दे रहे हैं, 300 में जब 300 का जोड़ेंगे तो आर्टिकल 31 का जो संपत्ति का अधिकार था उसको लीगल राइट वहां दे रहे होंगे। 300 का में हम वहां पर आपको लीगल राइट दे रहे होंगे। जब वहां हम लीगल राइट दे के खत्म हो गए, 301 से लेकर के आगे बढ़ेंगे 307 तक, एक 13वें भाग में चले जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, 10 भाग तक बताए, 11, 12 बताएंगे, उसके बाद 301 से 307 हम क्या बताएंगे, 13वां भाग। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इतना बात कर ले, तो पहला लिखिए, अब 11वां भाग लिखिए, संघ और राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, इस संबंध में मैं आपको बच्चा
बहुत ही क्लियर कर बताना चाहूँ, हालांकि ऐसा नहीं है दूसरी जगह में विधायिका और कार्यपालिका हमारे पास अलग अलग नहीं है, मालूम है कि नहीं? विधायिका और कार्यपालिका हमारे पास अलग अलग नहीं किया गया, न्यायपालिका अलग है। तो अब यहां पर क्या करिएगा कि इसको विधायी संबंध नीचे लिखिए, विधायी संबंध। विधायी संबंध की चर्चा 245 से 255 के बीच है संविधान, बिल्कुल सिंपल डिजिट 245 से 255 के बीच में पूरा विधायी संबंध की चर्चा है। किसकी चर्चा? हेडिंग बजा चुके हैं, संघ और राज्य। संविधान में केंद्र शब्द का उपयोग नहीं है, संघ शब्द का है, लेकिन और मंत्रिपरिषद शब्द का उपयोग है, मंत्रिमंडल का नहीं। लेकिन 352 में जाएंगे तो एक जगह मंत्रिमंडल शब्द मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे कहाँ मिलता है। तो 245 से 255 विधायी। अब उसी के नीचे लिख लीजिए कार्यकारी संबंध, लिखिए 256 से 263। 256 से 263 ये कार्यकारी। कार्यकारी का मतलब समझ रहे हैं, जो संघ की कार्यपालिका है और जो राज्य की कार्यपालिका, उसके बीच का रिश्ता। जैसे हमारा मित्र और हमारे बड़े भाई का मित्र, पिताजी का मित्र, तो ये अलग अलग मित्रता के बराबरी के स्तर पे पैमाने हैं। विधायी का विधायी स्तर पर, कार्यपालिका का कार्यकारी स्तर पर। अब एक लिखिए नेक्स्ट, वित्तीय संबंध 264। जाहिर सी बात है 63 के बाद 64 आएगा। 264 से लेकर के 300 तक चले जाइए। 264 से 300 हम इसको बाद में तोड़ेंगे, अभी नहीं तोड़ रहे हैं। इसके अंदर हम कई और बातें तोड़ तोड़ के बताएंगे, अभी हम तोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अभी अभी देखेंगे। अब इसमें देखिए 280 का हम वित्त आयोग वगैरह की चर्चा करेंगे, सब इसी के अंदर तो आएगा। 280 में वित्त आयोग है ना, तो वित्त आयोग की चर्चा इसी के भीतर होगी। तो जितने भी वित्तीय लेन देन हिसाब किताब हैं तो संघ और राज्य के बीच, वो 264 से 300 के बीच है। और 300 क लिख लीजिए, वो 300 क तक लिख सकते हैं वैसे, बट 300 एक अलग से लिख लीजिए। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 300 क लास्ट है। यहां पर हम खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर 11 और 12। मैं यहां थोड़ा सा सही कर दूं कि जो वित्तीय संबंध है संविधान के हिसाब से चैप्टर 12 का भाग, ठीक है ना। तो उसको 12 का भाग आप रटने के लिए विधायी कार्यकारी वित्तीय लिख लीजिए, बट संविधान की दृष्टि से 11 में दो आते हैं, विधायिका कार्यपालिका, 12 में आता है वित्तीय। अब उसके बाद करिएगा 300 का खत्म हो गया। अब जरा सोचिए कि संविधान, अगर आप अल्फाबेटिकल, मतलब ये कहा जाए कि संविधान की जो एक ध्रुवीकरण है, एक जैसे चला है संविधान। देखे होंगे कि जब मजदूर अपने घर चले तो रेल की पटरियों पे चले। देखे होंगे कि रेल की पटरियों से ये है कि भाई ये रेल अगर जाती है बंबई या बंबई से यहाँ जाती तो वहीं लेके जाएगी, है ना, ऐसा भावना से। और फिर आसानी से चलो भाई, भीड़ भाड़ से बच गया। हालांकि क्या उसमें आसानी थी, उसमें देखे होंगे बड़ी सारी दिक्कतें भी है। तो नदियां पहले देखे होंगे कि नदियों के सहारे यात्रा की जाती थी, है ना। क्यों? तो हम लोग अनुभाग भाग के अधीन जब चलते हैं तो थोड़े वर्गीकृत रहते हैं, बटे रहते हैं। तो संविधान के हिसाब से भी चलिए और अपनी तैयारी में अपनी अचूक रणनीति का भी ध्यान में रख के चलिए। अब आता है बच्चा भाग 13। भाग 13 संविधान के हिसाब से बता रहे हैं। इसमें आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच में हम आपको जो राज्य के भीतर जो होते हैं, भारत के जो राज्य के भीतर समागम हो, वाणिज्य हो, व्यापार हो, जो आर्थिक गतिविधियां होती, उनकी चर्चा की गई है, ठीक है। उस चर्चा को हम चर्चा कर लेंगे। तो 307 तक यहां खत्म कर देंगे। अब यहां 307 जब खत्म कर लीजिए, लिख लिया होगा आपने, तो यहां से आप एक बहुत बड़ी, मतलब कह लीजिए संविधान का अध्ययन कर लीजिए, बहुत ज्यादा। सब कुछ आ गया, एक तरफ संघ आ गया, राज्य आ गया, संबंध आ गया, स्थानीय आ गया, यूनियन टेरिटरी आ गया, व्यापार हो, विधायी हो, कार्यकारी हो, कोई भी रिलेशन, सबका पूरा। मतलब संविधान को अब आखिरी छोर पे पहुंच रहे हैं।
अब देखिए आर्टिकल 308 से लेकर के 314 तक चली जाएगी। 308 से 14, क्योंकि 7 के बाद 8 ही आएगा, तो दो तरह की चीज मिलेगी। अब आप सेवा और लोक सेवा आयोग, जो सेवा आप चाहते हैं, जो लोक सेवा आयोग भर्ती करता है, कहां तक चलेंगे? 323 तक। 308 से 323, तो इसमें दो कैटेगरी कर दी। एक कैटेगरी, अभी ये आर्टिकल के ये भाग 14 हो जाएगा, क्रम बदल गया ना, 13 से 14 में चले जाएंगे। 14 में दो कैटेगरी करना होगा। एक तो सेवा कर लीजिए जो आप चाहते हैं, तो इसकी चर्चा कहां? आर्टिकल 308 से लेकर 314 के बीच में। फिर कौन भर्ती करता है? जो भर्ती एजेंसी, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, तीन तरीके के आयोग होते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी चर्चा आर्टिकल 315 में दी गई है। 320 में उसके काम बताए गए, 323 में उसकी रिपोर्ट बताई गई। बड़े 323 में ये चीज खत्म हो जाती है। ठीक, तो आप 300 सेवाओं में लिखिए 308 से 314 के बीच में। 312 में जाके देखेंगे तो ऑल इंडिया सर्विसेज के निर्माण का ताकत राज्यसभा को दिया गया। यहाँ पे लोकसभा से ज्यादा ताकत है, मतलब वो अपर सुपर वाली थ्योरी है, जो उच्च सदन है। यहाँ अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? अखिल भारतीय सेवा जब बताएंगे तो बहुत डिटेल आपको इस पे चर्चा करेंगे। और 311 जस्ट उसके ऊपर जो आर्टिकल है उसमें जाएंगे तो जो सेवा धारक है, जैसे आप लोग हैं, जब कल IAS PCS बनेंगे तो आपको सुरक्षा दी गई है। वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट है 2003 की, प्रशासन में एक इंटेंसिटी लाने के लिए, एक कह सकते हैं कि एक डर लाने के लिए, एक ऐसा स्कोप उसके अंदर मेजर करने के लिए उसको उन्होंने शामिल करने की बात कही कि 311 इनका प्रोटेक्शन। जरा इसको ढीला छोड़ दीजिए तो देखिए इनका काम का तरीका बदल है, यानी कि आप इसकी भी चर्चा वहां कर लेंगे। तो अभी तो हम परिचय दे रहे हैं ना, चर्चा बाद में करें। अब समझ लीजिए परिचय में जब ये वाला ज्ञान मिल रहा होगा तो चर्चा में तो जब क्वेश्चन और प्री और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से एक बड़ा विन्यास मिलेगा, तो संविधान मुट्ठी में। 315 315 बच्चा कमीशन जैसे मैंने बताया, और 323 तक इसका। यूपीएससी रिपोर्ट राष्ट्रपति को करती है, पीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट राज्यपाल को करते हैं, और जेपीएससी यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट राष्ट्रपति को करती है। तो दो रिपोर्ट, यानी यूपीएससी जेपीएससी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है और सिर्फ पीएससी की रिपोर्ट गवर्नर को जाती है। तो अब मैं यहां पर यह स्पष्ट कर रहा हूं आपको कि हम 14 तक चले गए, 14 भाग तक हम पढ़ लिए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 14 का जो जोड़ा गया है। जैसे 9 ख की बात किया, 4 क की बात किया, अभी हम बात करने जा रहे हैं जो जोड़ा गया 14 का। 1985 में इसको जोड़ा गया। इसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल, अधिकरण, अधिकरण, अभिकरण, ट्रिब्यूनल, कैट, सैट, जैट। कैट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जैट सैट का मतलब हुआ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और जैट का मतलब हुआ ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक, तो इसकी बात कही गई। ए बी क ख, 323 में क ख जोड़ा गया, ए बी जोड़ा गया, यानी कहने का मतलब है कि दो तरीके के इसमें संदर्भ हैं और ये बातें हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो लिख लीजिए भाग 14 का आर्टिकल 323 ए बी क ख, अधिकरण लिख लीजिए, ट्रिब्यूनल लिख लीजिएगा। ठीक है, 323 क, 323 ख, 323 ए, 323 बी। उसके बाद हम बात करेंगे, अब जस्ट 323 के बाद आप जानते हैं 324 से 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन आता है। सिंपल, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 आर्टिकल का कमीशन। बट ये काम करता है जन प्रतिनिधित्व कानून वगैरह से, है ना, वोटिंग का राइट। आपको फंडामेंटल राइट, आपको भारत की नागरिकता कौन देता है? संविधान। अब वोटिंग का अधिकार कौन देता है?
जो जन प्रतिनिधित्व काम, तो वोट का राइट मिलता है वहां से। इसीलिए कई लोग सवाल पूछते हैं कि अगर किसी को वोट के राइट से अगर हटा दिया गया तो क्या उसका मूल अधिकार पे, मतलब उसका मूल अधिकार पे कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। पहले मूल अधिकार, बाद में रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। ओके, लिखिए, वैसे तो 50-51 रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, बट वोट तो हम भी, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोट नहीं दे पाएंगे, बस हो गया। आप हमारा वोट का राइट छीन लीजिए किसी वजह से, तो फंडामेंटल राइट थोड़ी कहीं चला जाए। फंडामेंटल राइट तो नागरिकता के कारण है ना, और वोटर तो 18 साल के बाद होते हैं। 15 साल के बच्चे तो कभी वोटर नहीं होते। फंडामेंटल राइट नागरिकों पर, सभी पर, व्यक्तियों पर भी कुछ जगहों पे, जैसे आर्टिकल 14 वगैरह, तो वो तो हमारा पैदा होते ही हमारा राइट है, लेकिन वोट के लिए तो 18 साल इंतजार करना पड़ता है। वोट से फंडामेंटल राइट का कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ, फंडामेंटल राइट अगर नहीं हो, यानी देश के नागरिक ही नहीं होंगे तो वोटर भी नहीं। तो अब लिखिएगा कि निर्वाचन भाग 15 में है इसकी चर्चा, और आर्टिकल लिख लीजिए 324 से 323 के बीच में सब बताएंगे। 3 काम करता है उसे, नामावली तैयार करेगा, अधीक्षण करेगा, निर्वाचन वगैरह करवाता है, कैसे कराता है, कब कराएगा, कैसे क्या होता है, वो सब चर्चा हो जाएगी। बाकी सुधार उधार की, इससे ज्यादा जितना लिखा है ना 6 आर्टिकल, उससे ज्यादा तो ईवीएम पे चर्चा होगी, उससे ज्यादा कब सुधार की प्रक्रिया कब से शुरू हुई निर्वाचन आयोग में, वो सब की बड़ी चर्चाएं होंगी। आर्टिकल लिख लीजिएगा। अब 16 भाग में चलेंगे, और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात है, और कुछ वर्ग बच्चे 300, अगर हम लोग बात करेंगे तो चले जाएंगे 330 से लेकर के 41-42 तक चलते रहे, लिख लीजिए। तो 330 से जैसे 342 देखे होंगे, 331 जैसे आइए, है ना, छोटा छोटा जो एग्जाम्पल है जो समझ में जल्दी आए दे देता हूँ। 331 में आपने देखोगे 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में अपॉइंट कर सकते हैं। 340 वगैरह में आएंगे, ओबीसी वगैरह के बारे में जानकारी आयोग ऐसा चर्चा मिलेगा। 341 में आप आएंगे तो आप देखेंगे ओबीसी की चर्चा, ओबीसी के बारे में 340 है, तो एससी के बारे में 341 है, 342 है एसटी को लेकर। मैंने क्या बोला था अभी, इसके पहले बोला था, जो शेड्यूल्ड किए जाते हैं 341 में, वो शेड्यूल्ड कास्ट हो जाते हैं, और जो शेड्यूल्ड किए जाते हैं 342 वो हो जाते हैं अनुसूचित जनजाति। तो ये कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध है, हम इसको खोलेंगे, है ना, आयोग के बारे में बताएंगे, उनके काम के बारे में बताएंगे, क्या फैसिलिटी है बताएंगे, 42 तक खत्म कर देंगे। उसके बाद आइए तुरंत आ जाइए भाग 17 भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा में जब बात करेंगे तो 343 से 351 की चर्चा करेंगे। इसमें बच्चा 3 प्रकार की भाषा बताएंगे, संघ की भाषा, राज्य की भाषा और न्यायालयों की भाषा। इसकी चर्चा कर लेंगे, और एक विशेष निर्देश की भी एक अवधारणा इसके अंतर्गत देखी गई। विशेष निर्देश कौन देगा? राष्ट्रपति के थ्रू विशेष निर्देश आते हैं, तो उसके हिसाब, जैसे किसी भाषा पे काम करना हो, भाषा आयोग को निर्देश दिया गया कि पता करिए इस भाषा में क्या संभावना है। देखिए, जैसे जब मूल संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी, आज 22 भाषाएं हैं, तो कहा गया होगा ना कुछ के बाद डोंगरी को देखो, कि सिंधी को पहले 65 में जब जोड़ा गया, कहा गया होगा सिंधी की क्या स्थिति भाई देखो। तो जिसमें संभावनाएं रहती है उनको संविधान का हिस्सा बना दिया। तो कुल मिलाकर संघ की भाषा में हम 343 आर्टिकल से जब चलेंगे, तो हम 344 और टोटल 351 तक चलेंगे। उसके बाद 18 में आ जाइए। 18 में हम आपात की बात करेंगे। भाषा हो गया आपात। अगर आप टाइटल भी याद रखे रहिए ना, और बीच के सिर्फ आर्टिकल याद रखे रहिए, तब भी आपको एग्जाम में हड़बड़ी में भी गड़बड़ी नहीं। एग्जाम में हड़बड़ी में गड़बड़ी कहाँ होता है? अब आया आपात उपबंध, आपको भाग ही नहीं पता है। चलिए, थोड़ा ये सब चीजें क्रूशियल है, लोगों के दिमाग में रहती है, लेकिन कई और चीजें जैसे विशेष उपबंध के बारे में मैंने बताया, भाषा के बारे में भी बताया, थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं लोग। अब संविधान ढीला छोड़ते हैं, मूल अधिकार डट के पढ़ेंगे, नीति निर्देश और डट के पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव ऐसे होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, फलाना हो, मतलब पूरी जितनी ताकत लगा सकते हैं
लेकिन नीचे जैसे जैसे संविधान उतरता है, एग्जामिनर को भी पता रहता है कि लड़का यहाँ पर आता नहीं है, तो लो यहां से कुछ चीज, और एक दो सवाल में अटका दिया, सारी किया धरा पानी। तो लिखिए 12 उसमें 300 जब 51 वहां है तो 52 बचा है आगे, 52 से 60 लिख लीजिए आपात उपबंध भाग 18 में, और 52 में 52 से लेकर 352 से 360 3 हैं। 352 राष्ट्रीय आपात जो आपदा, ये जो बाढ़ आक्रमण वगैरह ये तमाम चीजों से है, 3 चीजें बताएंगे। फिर उसके बाद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 360 जो फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे इन दिनों महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रॉब्लम में चली गई। अगर यही अर्थव्यवस्था सॉफ्टिकेटेड बिहेवियर नहीं कर पाती तो फाइनेंशियल क्राइसिस के यही सब वातावरण होते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस तो है, डिक्लेरेशन नहीं है फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो जैसे आपदा होती है, आपदा ना डिक्लेयर करिए, ठीक है। तो 360 तक, उसके बाद प्रकीर्ण एक भाग होता प्रकीर्ण, आप इसको रिफ्लेक्शन समझिए, आपके चेहरे से कुछ झलकता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता। जैसे अगर मैं कहूं 361 से 367, जैसे 361 है, अब प्रिविलेज देना है, विशेषाधिकार, तो वो रिफ्लेक्शन आएगा किसका? राष्ट्रपति का रिफ्लेक्शन आएगा। तो 361 में भी राष्ट्रपति का रिफ्लेक्शन है, या जिनको विशेषाधिकार दिए उनका रिफ्लेक्शन आता है, ठीक वो दिखेंगे। मतलब एक बार जो हम पढ़ के आए हैं उन्हीं को यहां रिफ्लेक्ट करते। तो अभी चर्चा बाद में करें। कि बच्चा भाग 21, तो भाग 21 का जो मोटिव फील है, जो मोटिव एस्पेक्ट है, वो है अस्थायी संक्रमण। देखो मैं यहां सावधान कर दूं, 368 में बता दिया, आप लोग 369, 370 या आगे का जो चर्चा है ना, वो उधार छोड़ देते हैं दुकानदार के लिए। जो किताब लिखा है, जो किताब छापा है वही पढ़ ले, उसके आगे हम पढ़ेंगे। अभी किसी से पूछो 369 में क्या लिखा है, इतना संविधान पढ़े रहे अगल बगल झांकने लगे। तो जो भाग 21 है वो 369 से 392 इसकी चर्चा करेंगे, और भाग 22 है, यही संविधान खत्म हो रहा है, और वो 393 से 395 क्या हटाया गया है, क्या कहा गया है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये संविधान की, जैसे भारत, अब संविधान लिख लीजिए तो क्या नाम दोगे, तो संक्षिप्त नाम क्या है उसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कहाँ मिलता है? आर्टिकल, ये जो 22 भाग में उसकी चर्चा की। तो इन सब की डिटेल जो चर्चा है, अब हम आपको संविधान में के बिंदुओं में बात कर लिया है। संविधान के पूरे जो जितना एक 1.5 घंटे की क्लास में संभव था ये करा दिया। यानी कि 1.5 घंटे की करीब की क्लास में आपने संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर के पूरे भाग तक, पूरे 22 भाग पूरे संविधान में, जो क वो जोड़े हैं 14 क, उसको जोड़ करके अपना संविधान का भाग बढ़ा लीजिए, लेकिन हम 395 ही बताए। आप समझे कि नहीं? वैसे तो देखा जाए तो आपने 7वां को निश्चित किया है, 4 का जोड़ा है, आपने 9 का जोड़ा, 14 का जोड़ा है, ऐसा तो जोड़ते चले गए हैं। तो उसमें आप घटाव बढ़ाओ एक अलग मुद्दा है। मतलब ठीक है, विद्यार्थी अपना पढ़ता है, पढ़े ढंग से, बट हमारा जो कहने का मोटिव था कि आर्टिकल 1 से 395 के बीच में हमने एक चर्चा की आपको। 1.5 घंटे के भीतर में संविधान में कमोबेश थोड़ा कहीं कम कहीं ज्यादा उतरने का प्रयास किया गया, और यह एक समूचा और सर्वोच्च विधि सम्मत संविधान सभा की निर्मित लिखित कानूनी एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम बारी बारी से खोलेंगे, समझाएंगे, समझेंगे, और कोई भी ऐसी बुद्धि नहीं लगाएंगे
जो इसका मूल है ही नहीं। इस नियम के दायरे में अपना दर्शन और चिंतन रखते हुए परीक्षा की दृष्टि से अब इसको हम कल से खोलना शुरू करेंगे। पहले हम बताएंगे इसकी कुंजी प्रस्तावना। तो कल प्रस्तावना की, सवालों की प्रस्तावना के मूल बिंदुओं की चर्चा होगी, फिर 1 से 4 की चर्चा होगी, फिर 5 से 11, इसी क्रमवार चलेंगे और तुलनात्मक चलेंगे। आप समझे ना? मैं ऐसे सीरियल से नहीं पढ़ाने वाला, कंपैरेटिव पढ़ाएंगे, मतलब चलेंगे वहां भी, बट वहां की चीज, रास्ते की चीज उठा के ले आएंगे, कंपैरेटिव स्टडी। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं हम विराम दे रहे हैं।